Good morning, student. Today we are going to study continuation of chapter number 3 फीचर्स प्रॉब्लम एंड पॉलिसीज ऑफ एग्रीकल्चर। हमने अपने पिछले क्लासेस में एग्रीकल्चर रिलेटेड सारे जो प्रॉब्लम्स थे, फीचर्स था, इम्पॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन आवर इकोनॉमी एज वेल एज जो पॉलिसीज़ लिया गया है फॉर इंक्रीमेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को बैकवर्ड से बाहर निकालने के लिए लैंड रिफॉर्म्स किया गया, टेक्निकल रिफॉर्म्स किया गया, जनरल रिफॉर्म्स किया गया, ये सारी चीज़ की गई इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, ताकि जो एग्रीकल्चर फेस कर रहा था ऑफ बैकवर्डनेस, हर एरिया में बैकवर्डनेस था, वैसे ही एग्रीकल्चर सेक्टर में भी बैकवर्डनेस था, उसको दूर करने के लिए बहुत सारे रिफॉर्म्स किए गए। वो रिफॉर्म्स का रिजल्ट था कि देयर इज़ इंक्रीमेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप, राइट। दैट रिवॉल्यूशन इज नॉन एज ग्रीन रेवोल्यूशन। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर एक क्विक रिफॉर्म किया गया, एक पॉलिसी इम्प्लीमेंट किया गया जिसके थ्रू एक ग्रीन रेवोल्यूशन क्रिएट हुआ, जिसमें क्या हुआ कि जो भी क्रॉप्स प्रोडक्शन किया जा रहा था, स्पेशली ऑफ व्हीट एंड राइस, उसका सडन इंक्रीमेंट हुआ, इंक्रीज हुआ इन देयर प्रोडक्टिविटी आउटपुट इंक्रीज होने के कारण क्या हुआ, फार्मर अब ऐसे कंडीशन में आ गया था कि अब उसके फैमिली की खर्चे की चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी। फैमिली का पूरा जितना भी ज़रूरत है वो फुलफ़िल करने के बाद भी इनफ सरप्लस बच रहा था और प्रॉफिट अर्न करने का सिचुएशन क्रिएट हो रहा था। फार्मर का आउटलुक चेंज हो रहा था, वो सिर्फ और सिर्फ सब्सिस्टेंस फार्मिंग के लिए नहीं डिपेंड कर रहे थे, वो आगे भी उसको कमर्शलाइज कर रहे थे कि हम अब ऐसा प्रोडक्टिविटी करेंगे इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर कि हमको सिर्फ अपना परिवार बस नहीं चलाना है, हमको उसके थ्रू प्रॉफिट अर्न करना है, अपना जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको मेंटेन करना है। ये वाला एक सडन इंक्रीमेंट आया। पढ़ते हैं इसके बारे में। इट रिफर्स टू द सडन इंक्रीज in the agriculture productivity due to use of high yielding varieties of seeds, जो हम बोलते हैं H high yielding varieties of seeds, HYVS बोला जाता है। इसके थ्रू क्या हुआ कि हम ऐसे सीड्स यूज़ करने लगे जो कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ कर रहा था, आउटपुट इंक्रीज़ कर रहा था, ठीक है। तो ऐसे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करने से क्या हुआ कि प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप इंक्रीज़ होने लगा और एक नया इंक्रीमेंट आने लगा एग्रीकल्चर सेक्टर में कि अब हम सिर्फ अपना परिवार चलाने के लिए बस क्रॉप प्रोडक्शन नहीं कर रहे थे, हम इंडिया को एक ऐसे प्रोग्रेस वे में ले जा रहे थे, प्रोग्रेसिव वे में, जहां हम अपने फूड ग्रेन में सेल्फ सफिशिएंट हो रहे थे, हमको बाहर से कहीं से भी इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं थी। अब हम धीरे धीरे एक्सपोर्टर ऑफ फूड ग्रेन भी बनते जा रहे थे। देखते हैं इसमें क्या क्या है ग्रीन रेवोल्यूशन में। इट इंक्लूड्स यूज ऑफ HYVS, दैट इज हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड्स। ऐसे सीड्स जैसे कि एक प्लांट है, उसका जो प्रोडक्शन अगर हम सोचें कि 5 यूनिट दे रहा है, अगर हम हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड्स यूज़ करते थे तो उसका प्रोडक्टिविटी विल इंक्रीज फ्रॉम 5 to 20, इतना प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जा रहा था, दैट इज हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड्स। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र। ऐसे फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे थे। पहले क्या रहता था कि अगर कोई फार्मर फार्मिंग कर रहा है, एग्रीकल्चर कर रहा है, वो नेचुरल प्रोसेस से मेड फर्टिलाइज़र यूज़ करते थे। विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन जैसे आया तो उन्होंने क्या किया, फार्मर लोग केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करने लग गए। इसके थ्रू क्या हुआ, जो प्रोडक्टिविटी है ऑफ पर हेक्टर ऑफ लैंड बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने लग गई, जो प्रोडक्टिविटी जो आउटपुट है वो इंक्रीज होते लग गई विद द हेल्प ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र। नेक्स्ट है इसमें यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, ऐसे बहुत सारे पेस्ट होते हैं, जैसे कि कीड़े हो गए प्लांट्स में, बहुत सारे अनवांटेड ग्रोथ हो जाते हैं प्लांट्स में, अलग अलग टाइप के प्लांट जो मेन क्रॉप को बढ़ने नहीं देते, ठीक है। ऐसे सब जो प्लांट्स और इंसेक्ट्स है उसको दूर करने के लिए पेस्टिसाइड्स यूज़ किया गया इन क्रॉप टू रिड्यूस दैट पेस्ट एंड इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ सॉइल। नेक्स्ट है साइंटिफिक क्रॉप रोटेशन। इसके थ्रू क्या किया गया कि क्रॉप रोटेट किया गया। अगर वन सीजन में
हम वीट कर रहे हैं तो थोड़ा सा डिफरेंस देके नेक्स्ट सीजन में कौन सा क्रॉप रोटेट करें कि वो अगेन जो फर्टिलिटी है वो इंक्रीज हो पाए, ऐसे टाइप का चीज़ देखा गया। एक साइंटिफिक रेवोल्यूशन आया गया क्रॉप में कि हम सिर्फ डिपेंड नहीं हो रहे हैं कि हम डायरेक्टली डिपेंड हो रहे हैं एग्रीकल्चर में, साइंटिफिक टूल्स एंड टेक्निक्स यूज़ करने लग गए कि हम लाइक ट्रैक्टर्स, मीन्स ऑफ इरिगेशन, फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, ये सारे जो साइंटिफिक मेथड्स है उसको यूज़ करते हुए हम साइंटिफिक कल्टीवेशन के तरफ चलने लग गए थे। नेक्स्ट है मॉडर्नाइजेशन मीन्स ऑफ कल्टीवेशन। अगेन पहले क्या करते थे, फार्मर डिपेंड करते थे डायरेक्टली ऑन बुल्स के ऊपर डिपेंड करते थे, ट्रैक्टर यूज़ नहीं करते थे, रेनफॉल के ऊपर डिपेंड करते थे, कोई परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन नहीं था। धीरे धीरे ये चेंजेस आया विद द हेल्प ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कि फार्मर अब मॉडर्न मीन्स ऑफ कल्टीवेशन यूज़ करने लग गए, मॉडर्न टेक्निक्स, टूल्स यूज़ करने लग गए, जिससे ऑटोमेटिकली प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, आउटपुट इंक्रीज होगा, मीन्स इनकम इंक्रीज होगा, एंड इट विल डेफिनेटली लीड्स टू इंक्रीज इन द नेशनल इनकम, कंट्री ग्रोथ होगा, ऑटोमेटिकली सब धीरे धीरे ग्रोथ के प्रोसेस में लग गए थे। नेक्स्ट पढ़ते हैं इज अचीवमेंट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स है इसका। स्पर्ट इन क्रॉप प्रोडक्टिविटी, सब्सटेंशियल राइज इन एक्रेज, चेंज इन फार्मर्स आउटलुक, सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन, शिफ्ट फ्रॉम सब्सटेंस फार्मिंग टू कॉमर्शियल फार्मिंग। ये सारे क्या थे, अचीवमेंट थे। इसके अलावा और बहुत सारे अचीवमेंट है जो भी ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण आया है। जो मेन अचीवमेंट है वो इस प्रकार है। जो फर्स्ट पॉइंट है इसका, स्पर्ट इन द क्रॉप प्रोडक्टिविटी मीन्स देयर इज अ सडन इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप। जो पर हेक्टर ऑफ लैंड में जितना प्रोडक्टिविटी, जितना आउटपुट निकलता था पहले, उसके अकॉर्डिंग जो ग्रीन रेवोल्यूशन के आने के बाद से बाय द यूज ऑफ दिस ऑल इतना ज़्यादा प्रोडक्टिविटी आने लग गया कि जो हमारा क्रॉप प्रोडक्टिविटी ऑफ पर हेक्टर ऑफ लैंड डबल नहीं, ट्रिपल नहीं, बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया। ठीक है, इसके कारण जो एक्चुअल आउटपुट है ऑफ फूड ग्रेन वो बहुत बढ़ने लग गया। नेक्स्ट है सब्सटेंशियल राइज इन एक्रेज मीन्स क्या हुआ, जो टाइम लगता था क्रॉप को सो करने से हार्वेस्ट करने में, मीन्स सोइंग सीजन से हार्वेस्टिंग सीजन में जाने तक का टाइम जो था वो बहुत कम हो गया था, क्योंकि हम यहाँ पर केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे थे, पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे थे। इसके कारण क्रॉप बहुत जल्दी बढ़ रहे थे और प्रोडक्टिविटी बहुत जल्दी आ रहा था। मीन्स जो टाइम लैग था बिटवीन द सोइंग सीजन एज वेल एज द हार्वेस्टिंग सीजन के जो बीच का टाइम लैग था वो धीरे धीरे कम होने लग गया। हमें अपना जो क्रॉप का डालने से लेकर जो हमको आउटपुट मिलता था, इनपुट एंड आउटपुट के बीच का टाइम डिफरेंस बहुत कम होने लग गया था। नेक्स्ट है चेंज इन फार्मर आउटलुक। हमने देखा ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण प्रोडक्टिविटी बहुत इंक्रीज हो गई थी। मीन्स यहाँ पर फार्मर क्या है, अब अपने सिर्फ परिवार को देखने के लिए प्रोडक्शन नहीं करता था और फार्मिंग नहीं करता था, बल्कि इस ग्रीन रेवोल्यूशन के थ्रू जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत इंक्रीज हो गई थी। मीन्स फार्मर के पास सरप्लस बच रहा था, तो उसका जो आउटलुक था, ओवरऑल आउटलुक फार्मर का कि सिर्फ हमको परिवार चलाना है, यहाँ तक सीमित नहीं था। अब उनका ये आउटलुक चेंज हो गया कि अब हमें सरप्लस करना है, मार्केट में बेचना है अपना प्रोडक्शन और एक प्रॉफिट अर्न करना है करके। नेक्स्ट है सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन। मीन्स अब ग्रीन रेवोल्यूशन के इम्प्लीमेंट होने के बाद से ऐसा हुआ कि इंडिया बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन देयर फूड ग्रेन प्रोडक्टिविटी। मीन्स अब हमको दूसरे कंट्री के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं थी, हमें हमारा प्रोडक्शन अपने से मिल जाता था। इतना सेल्फ सफिशिएंट हो रहा था कि हमें इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पर डायरेक्टली रिलेट करता है, इंपोर्ट बिल्कुल हम नहीं कर रहे थे, हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए थे। नेक्स्ट है शिफ्ट फ्रॉम सब्सटेंस फार्मिंग टू कमर्शियल फार्मिंग। अगेन जो फार्मर है अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपने लिए नहीं सोचते थे, अब इनका ये आउटलुक चेंज होने के बाद से इतना ग्रो करना चाह रहे थे कि उनको एक पर्टिकुलर अमाउंट मिले, एक प्रॉफिट अर्न कर सके और वो प्रॉफिट मेंटेन करके अपना जो शौक है वो पूरा कर सके। मीन्स जो फार्मर का आउटलुक था वो कमर्शलाइजेशन मीन्स प्रॉफिट अर्निंग के प्रोसेस में चले गया था, राइट। तो दिस आर ऑल अचीवमेंट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। जो नेक्स्ट है इज फेलियर्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन।
इतना सारा चीज़ करने के बावजूद, इतना सारा हम क्या कर रहे हैं, यूज़ ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, क्रॉप रोटेशन कर रहे हैं, मॉडर्न टेक्निक, मॉडर्न इनपुट यूज़ कर रहे हैं। ऑफ कोर्स इसके कारण प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, बट कोई भी चीज़ अगर हम देखते हैं तो उसका अगर बेनिफिट हो रहा है मीन्स उसका कुछ कुछ फेलियर्स भी रहता है, राइट। तो दिस आर फेलियर्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, जो कि है लिमिटेड क्रॉप, अनइवन स्प्रेड, लिमिटेड फार्मिंग पॉपुलेशन, इकोनॉमिक डिवाइड। इसका मीनिंग समझते हैं वन बाय वन। जो फर्स्ट है लिमिटेड क्रॉप, जो ये ग्रीन रेवोल्यूशन आया, हरित क्रांति आया, वो हर क्रॉप के लिए नहीं था, मेनली वो था वीट एंड राइस के लिए। वीट और राइस का प्रोडक्टिविटी बहुत इंक्रीज हो रहा था, बट वीट और राइस को छोड़ के जो अदर पर्सन सीरियल्स और ऑल अदर क्रॉप्स है उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। मीन्स यहाँ पर कुछ कुछ क्रॉप्स को छोड़ के बाकी क्रॉप्स में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं था, तो ये इसका एक फेलियर है। नेक्स्ट है अनइवन स्प्रेड। अगेन जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो हर जगह में स्प्रेड नहीं हुआ था, कुछ कुछ पार्ट में ही स्प्रेड हुआ था। मीन्स कहीं कहीं के एरिया में ही हरित क्रांति आई थी, लाइक पंजाब, या फिर ऐसा एरिया बोले हम कि जहाँ पर एक्चुअल में इरिगेशन फैसिलिटी था, वाटर की कोई भी कमी नहीं थी। क्योंकि अगर हम हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ सीड्स यूज़ करते हैं, उसमें फर्टिलाइजर एज वेल पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, तो वैसे क्रॉप्स को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत रहती है फॉर देयर ग्रोथ एंड आउटपुट, राइट। तो ये जो इम्प्लीमेंटेशन है वो सिर्फ ऐसे एरिया में किया गया जहाँ पर पानी की कमी नहीं है, बाकी उसको छोड़ के जो अदर्स एरिया है उस पर अगेन कोई भी इस पर चेंजेस नहीं आया, क्योंकि पानी की कमी के कारण ये सारी चीज़ें तो बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते थे ना वहाँ के फार्मर्स। नेक्स्ट है लिमिटेड फार्मिंग पॉपुलेशन। अगेन हमने स्टार्टिंग से देखा है एग्रीकल्चर फ्रॉम द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस कि एग्रीकल्चर है वो बहुत बैकवर्डनेस की एरिया में जा रहे थे। जो फार्मर थे वो बहुत छोटे छोटे स्कैटर्ड लैंड होल्डिंग्स रखते थे, गरीब थे, प्लस छोटा छोटा प्लॉट था उन लोग के पास, राइट। तो हम ये चीज़ देखते आ रहे हैं, तो यहाँ से ये चीज़ मालूम चलता है कि फार्मर है जो अच्छे बड़े फार्मर है वो सारे ये टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास पूरा फाइनेंशियल सपोर्ट रहता है, फाइनेंशियल उनको कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है। अदर हैंड हम देखते हैं जो गरीब फार्मर है, छोटे किसान हैं, उनके पास फाइनेंशियल की कमी रहती, फाइनेंस की कमी रहती है, उसके कारण ये सारी चीज़ें वो बिल्कुल यूज़ नहीं कर पाते थे। इसलिए यहाँ पर जो लिमिटेड पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन यूज़ कर रहा था ग्रीन रेवोल्यूशन का, मीन्स इसका जो अचीवमेंट के थ्रू जा रहा था वो सिर्फ कुछ ही पॉपुलेशन का था, बाकी जो पॉपुलेशन था वो उसके कोई काम का नहीं था, क्योंकि इतने सारे मॉडर्न चीज़ों को यूज़ नहीं कर रहे थे ड्यू टू लैक ऑफ फाइनेंस। नेक्स्ट है इकोनॉमिक डिवाइड। अगेन इकोनॉमिक डिवाइड मीन्स जो फाइनेंशियल स्टेटस है कि रिच फार्मर बिकम रिच और पुअर फार्मर का तो यहाँ पर कोई रोल ही नहीं हो पा रहा था। यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया था बिटवीन रिच फार्मर एंड पुअर फार्मर। इसके कारण ये इकोनॉमिक डिवाइड हो गया कि जो रिच फार्मर है ऑफकोर्स ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इरिगेशन ला सकते हैं अपने प्लॉट में, बट जो पुअर फार्मर है ये सब अच्छी अच्छी चीज़ें जैसे हाई यील्डिंग वैराइटीज़ ऑफ सीड्स है वो भी कंपैरिजन में थोड़ा सा मुश्किल था उनके लिए, उनके पास रेगुलर मींस ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी नहीं था। इसके कारण क्या हुआ, इकोनॉमिक डिवाइड आया बिटवीन फार्मर्स की जो अच्छे बड़े फार्मर्स हैं जिनके बड़े प्लॉट्स हैं और फाइनेंशियली स्टेबल है वो इसको बहुत अच्छे से यूज़ कर पाए। ऑन द अदर हैंड जो पुअर फार्मर है इसको बिल्कुल यूज़ नहीं कर पाए। तो आज हमने पढ़ा ग्रीन रेवोल्यूशन, उसके क्या क्या चीज़ इंक्लूड होता है ग्रीन रेवोल्यूशन में, अचीवमेंट्स में कि इंक्रीमेंट तो हुआ, बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी राइज हुई, वेयर एज लिमिटेशन में या फेलियर्स में हमने ये भी देखा है क्योंकि हमने इतना सारा केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ किया है तो जो सॉइल है, सॉइल अपना जो मिनरल उस पर रहता है उस पर भी रिडक्शन आने लग गया, धीरे धीरे जो सॉइल की प्रॉपर्टीज़ थी वो कम होने लग गई। ये भी इसका एक फेलियर्स में आता है, राइट। तो ऐसे आप इस पे अचीवमेंट्स और अपने से बढ़ा सकते हैं, फेलियर्स आप अपने अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 12 के लिए, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ओके स्टूडेंट, आप अच्छे से पढ़िए ग्रीन रेवोल्यूशन, और यहाँ पर हमने चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वी कंटिन्यू विद चैप्टर नंबर 4। थैंक यू।